नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं नॉलेज बेस्ड चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं G7 ग्रुप के बारे में और उसके कंट्रीज के बारे में। आखिर क्या है G7? आइए समझने की कोशिश करते हैं। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, अर्थात 7 देशों का समूह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें वर्तमान में 7 देश हैं। साथ ही साथ इसमें EU यानी यूरोपियन यूनियन भी 7 देशों के साथ सम्मिलित है। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा से ही 7 देशों का समूह नहीं रहा है। इससे पहले G7 में 6 और 8 देश भी रह चुके हैं। जानेंगे इनके बारे में भी, लेकिन इसके पहले G7 कंट्रीज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको जानना चाहिए। G7 ग्रुप में फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। वास्तव में G7 कंट्रीज दुनिया की प्रमुख इकोनॉमिकली पावरफुल और एडवांस्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये G7 देश दुनिया की कुल संपत्ति यानी ग्लोबल नेट वेल्थ का 62% को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर इसमें यूरोपियन यूनियन को भी शामिल कर लें तो ये आंकड़ा 62% से बढ़कर 70% हो जाता है। साथ ही साथ नॉमिनल जीडीपी का 46% और परचेजिंग पावर के आधार पर जीडीपी का 32% को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, 7 देश मिलकर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये G7 ग्रुप की जो 62% वेल्थ अपने पास रखते हैं, ये दुनिया की सिर्फ 11% आबादी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इन देशों में दुनिया की मात्र 11% आबादी ही निवास करती है। सिर्फ वेल्थ ही नहीं दोस्तों, कुछ और मामलों में G7 वर्ल्ड को लीड करता है। जैसे G7 कंट्रीज वर्ल्ड की टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं। इनके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व्स हैं। ये देश वर्ल्ड में टॉप लार्जेस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो ये सब खासियत थी G7 के बारे में दोस्तों। आइए अब आपको बताता हूँ G7 की हिस्ट्री। G7 का गठन 1975 में किया गया था। इसके गठन के समय में G7 नहीं बल्कि G6 था, मतलब 6 देशों का समूह। जी हाँ, इसका गठन 6 देशों ने मिलकर किया था। ये 6 देश थे फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएस एंड वेस्ट जर्मनी। इसी वर्ष अर्थात 1975 में ही कनाडा ने भी G6 को ज्वाइन कर लिया, जिससे ये G6 से G7 बन गया। G7 देशों के अतिरिक्त 1977 में यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया, जो कई सारे यूरोपियन देशों का एक अलग समूह है। इसी वजह से इस ग्रुप के नाम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ और ये G7 ही बना रहा। कुछ सालों बाद 1998 में रसिया ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिससे ये ग्रुप अब G7 से G8 बन गया। रसिया को इस ग्रुप में अमेरिका की प्रमुख भूमिका थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। दरअसल अमेरिका को ऐसा लगता था कि रसिया को इस मंच पर लाने से इनके गंभीर मुद्दों पर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से मंथन और समस्या को अधिक प्रभावशाली तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन 2014 में रसिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को हथिया लिया और इसी वजह से इस ग्रुप के दूसरे लीडर्स ने इसे यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला मानते हुए रसिया को इस ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे ये दोबारा G8 से G7 बन गया। और 2014 के बाद से इसमें कोई और देश शामिल नहीं हुआ, जिससे ये अभी तक G7 ही है। दरअसल G7 एक इनफॉर्मल ब्लॉक है और इसमें लिए गए निर्णय किसी भी मेंबर्स कंट्री के लिए बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब जानते हैं G7 के बनने के पीछे कारण और इसके कार्यों के बारे में। दरअसल 1975 जिस समय G7 का गठन किया गया था, उस समय इजराइल के टेंशन्स के कारण ओपेक यानी जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने यहाँ तेल का उत्पादन काफी घटा दिया और कुछ देशों की तो सप्लाई भी बंद कर दी, जिससे तेल की कीमतों में काफी उछाल आ गया। कुछ और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी थी। इन सब के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी की चिंताएं काफी बढ़ने लगी और इन्हीं इकोनॉमिक कंसर्न्स के कारण दुनिया की 6 बड़ी इकोनॉमिकली एडवांस्ड और डेवलप्ड देशों ने इसका हल तलाशने और टेंशन्स को कम करने के लिए एक साथ आने का निश्चय कर लिया। G7 देशों के मुख्य मुद्दे वर्ल्ड इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड एनर्जी अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करके उनसे संबंधित समस्याओं को हल तलाशना है। साल 1975 से ही G7 देश वार्षिक रूप से अपनी बैठक का आयोजन करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष G7 की मेंबर्स देशों में अलग अलग करके आयोजित की जाती है। होस्टिंग कंट्री ही उस वर्ष की बैठक की प्रेसिडेंसी को भी संभालती है। नॉर्मली G7 की बैठक साल में एक बार ही बुलाई जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये बैठकें एक बार से अधिक बार भी बुलाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 में G7 की 2 बैठकें अमेरिका की वाशिंगटन DC में बुलाई गई थी और इसके पीछे की जो वजह थी वो थी 2007-8 के दौरान ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। नॉर्मली G7 के समिट्स में मेंबर कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्र प्रमुख, फिर वो उस कंट्री के चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनके द्वारा ही इस समिट को ज्वाइन किया जाता है। साल 1987 में G7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टरों ने भी अर्धवार्षिक रूप से हर 6 महीने में एक बार मिलना शुरू कर दिया था।
G7 की प्रत्येक बैठक में तात्कालिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है और बैठक के बाद इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, जिसमें ये लोग दुनिया को बताते हैं कि देखिए ये मुद्दा है जिस पर हम लोगों ने बात की और अब हम लोग इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अब अंत में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में ये निकल कर आता है दोस्तों कि ठीक है, ये G7 देश जो काफ़ी पावरफुल हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित हैं, एडवांस्ड हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करते हैं, तो फिर इसमें चाइना शामिल क्यों नहीं है? जबकि चाइना तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की नेट वेल्थ का 16.4% चीन के पास है, फिर भी चीन इस ग्रुप में शामिल क्यों नहीं है? तो इसका एक सीधा सा आंसर है दोस्तों कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दुनिया की अन्य प्रमुख संस्थाएं चाइना को एडवांस्ड कंट्री मानती ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना की नेट वेल्थ ऑफ पर एडल्ट इज रिलेटिवली लो, अर्थात चीन की जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण चीन की प्रति व्यक्ति जो संपत्ति है वो G7 मेंबर कंट्रीज की प्रति व्यक्ति आय से कम है और इसी कारण G7 देशों की लिस्ट में चीन को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। आई होप आपको G7 ग्रुप और देशों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम।